ओके जी। एक तो था फंक्शन के बारे, दो रूल्स हमने इम्पोर्टेंट पढ़े थे कि एक रूल था कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन है हमारे पास, उसकी इंटीग्रेशन आप फाइंड करना चाह रहे हैं, ऊपर उसका डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन इटसेल्फ एग्जिस्ट कर रहा है, और उसकी अगर आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो दैट वुड बी इक्वल टू एल एन एफ ऑफ एक्स। यानी कि अगर डिनोमिनेटर में एक फंक्शन पड़ा हुआ है और ऊपर उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी इंटीग्रेशन इक्वल होगी नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। प्लस सी का मैंने बताया था कि अगर तो इनडेफिनेट है देन तो प्लस सी आएगा, अदरवाइज प्लस सी आप यूज नहीं करते। दूसरा रूल मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसकी पावर अगर कोई एन है, होल फंक्शन की पावर एन है, और साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो देन आप उसकी, अगर आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाहें तो फंक्शन है उसकी पावर एन है और साथ डेरिवेटिव भी हो, तो उसकी इंटीग्रेशन होगी कि आप फंक्शन की होल की पावर में एक प्लस वन कर दें और उसी से आप उसको डिवाइड कर दें और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस सी आ जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स थे, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एग्जाम्पल अगर इसकी देखनी हो तो यूट्यूब पे देख लेना आप लोग, अगर किसी ने लेक्चर मिस किया है, अदरवाइज यूट्यूब पे जो लेक्चर कंप्लीट पड़ा हुआ है टू इम्पोर्टेंट रूल के नाम से, लेक्चर का जो टाइटल है वो भी यही है, टू इम्पोर्टेंट रूल्स, ठीक है। टू इम्पोर्टेंट रूल्स के नाम से ये फाइव वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। उसके अलावा जो हमने पढ़ा था, जो थर्ड चीज थी वो ये था कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, वो थी हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या था कि ये हमारे पास, इसमें हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कि जिसमें कोई ना कोई वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी कि अगर डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि ये कहलाती है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये किसी भी कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें आपके पास किसी भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इटसेल्फ एग्जिस्ट कर रहा हो, तो दैट वुड बी द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना था, इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से हमारा जो होता है कि वी हैव टू फाइंड y। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y फाइंड करना है तो y के साथ क्या है, d यानी कि डेरिवेटिव है, तो y इवेल्युएट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करनी पड़ती थी। तो इसकी एग्जांपल में कुछ मैंने इस तरह से करवाया था आप लोगों को कि अगर हमारे पास है कि लेट्स से, अगर मैं एक एग्जांपल भी क्विकली एक छोटी सी एग्जांपल सॉल्व कर लूं कि लेट्स से वी हैव अ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और साथ आपको एक कंडीशन दी होती है लेट्स से वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, ठीक है। इस तरह एक कंडीशन भी हमेशा गिवन हुआ करेगी, ठीक है जी। तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन है y of 0 is equal to 1 and we have to find that y from over here, कि y मीन कि आपने y किससे इक्वल होता है, we know that कि y is equal to f of x। यानी कि हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी कि इसमें से हमने y फाइंड आउट करना है, यानी कि y इन अदर टर्म्स f ऑफ x फाइंड करना है। तो उसके लिए जो मैंने स्टेप्स बताए थे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए के सॉल्यूशन में, कि हम आपको क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट स्टेप था कि वेरिएबल्स को सेपरेट करें, क्योंकि डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए होती है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का इनवर्स है। तो डी वाई इक्वल टू थ्री एक्स के डी एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में dx था, उसको हमने एक डिफरेंट वेरिएबल कंसीडर किया और इधर डिवाइड होता उधर जाके हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मेन था कि हमने y फाइंड आउट करना है, यहाँ से हमने y इवेलुएट करना है कि y हमें चाहिए। तो क्या करोगे कि बोथ साइड पे आप इंटीग्रेट इंटीग्रेशन कर। अप्लाई कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इन इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्र डी एक्स, और इसका आंसर आ गया y एंड दैट इज इक्वल टू थ्री बाहर, तो एक्स क्यूब ओवर थ्री प्लस सी ओवर here। तो थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये मैंने स्टैटिक इक्वेशन फॉर्म की थी कि जब y की वैल्यू आ रही है, यानी कि डेट इज आल्सो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
तो अब इसमें से हमने नाउ वी हैव टू सर इसका फाइंड सर इसका जी था ना जी कि पावर में 1 प्लस किया और उसी से डिवाइड किया। हाँ जी, वो तो अब बच्चे प्रीवियस क्लास में हमने बताया हुआ अलजेब्रिक फंक्शन बस कंडीशन कैसे ठीक है फाइंड करनी है। ठीक है। पावर में एक +1 किया और उसी से डिवाइड कर दिया हमने। एक्स स्क्वायर था तो 3 तो पहले बाहर आ गया ना, तो यानी कि इसको अगर मैं इस पोर्शन को मैं अलग से भी लिखूं तो एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा ये था कि 3 बाहर आ गया, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स क्यूब ओवर 3 और प्लस सी, और 3 ऑलरेडी बाहर था। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अब हम सी की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो क्या करोगे, वी विल यूज वी विल यूज इनिशियल कंडीशन। ठीक है जी, इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में देखते हैं कंडीशन क्या बनाई है हमने, y of 0 is equal to 1, ये ऑलवेज गिवन होती है, दैट इज अ y of 0 is equal to 1। तो इस कंडीशन को जब हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास कंडीशन यूज करनी है, तो y of 0 is equal to 1, इट मीन टू सर से हर चीज में कि इनिशियल कंडीशन यही होगी, y0 इज इक्वल टू 1। नहीं नहीं बेटे, गिवन होती है, ये हमेशा गिवन होती है, ओके डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी, कुछ भी हो सकती है। y of 0 is equal to 1, y of 2 is equal to 3, y of -5 is equal to 100, whatsoever कोई भी हो सकती है। लेकिन आपको उसकी जनरल नोटेशन पता होनी चाहिए कि जनरल फॉर्म जो इनिशियल कंडीशन की होती है वो होती है y of x नॉट इज इक्वल टू y नॉट। तो इधर x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या थी 1, तो वो आपने इक्वेशन स्टैटिक के अंदर पुट करनी है y और x की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो जब इसमें हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 का क्यूब प्लस c एंड यू विल गेट c इज इक्वल टू 1। तो नाउ पुट बैक c की वैल्यू दोबारा से पुट कर दो तो y क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस 1। ये हमारे पास इसका y का आंसर आ जाएगा जो कि हमें टोटली रिक्वायर था। और वी आल्सो राइट इट एज f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1। ये हमारा बस ये करना था। आंसर आ जाएगा। हाँ, इसमें आपने यानी कि ये इनिशियल वाली प्रॉब्लम होती है कि इनिशियल कंडीशन यूज करके फंक्शन फाइंड करना है और एट द एंड इसका आपने ग्राफ भी बनाना था, ग्राफ बनाना था इसका जो फंक्शन आया, तो वो आपको मैंने बताया था सबको, ग्राफ बनाना अब आप सबको पता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस सर तरह ये से एक बार बनना था। जरा रिपीट कर देंगे ये ग्राफ बनाने वाला टेक्निक। तो बजट टेबल बनाना है, इसका टेबल क्या है, एक्स क्यू प्लस 1 था ना, लेट्स से कि हमें ग्राफ बनाना था तो हमें एक्स और वाई पहले टेबल ड्रा करना पड़ेगा फ्रॉम -4 से लेके 4 तक। ठीक है जी, जी सर ठीक 0 है। 1 2 3 एंड 4, वैल्यू पुट करो -4 फंक्शन के अंदर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज मिलती जाएंगी, तो -4 पुट करेंगे तो -4 का क्यूब 64, -64 प्लस 1 -63 -63। ठीक है, इसी तरह -3 पुट करेंगे एफ एक्स के अंदर, -8 तो -3 का क्यूब क्या आएगा -9 प्लस 1 -8, और -8 -2 पे नहीं, 2 का -8 नहीं आएगा, सॉरी -8 तो आएगा 2 पे। -3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 27 -26 आए 26 आएगा। -26 आएगा बच्चे, हाँ -26। तो वी विल गेट ओवर हियर -26 और इधर इधर -8 आएगा। ठीक है जी, जी -2 सर का क्यूब क्या है, नहीं -2 का क्यूब आएगा -8 और -8 प्लस 1 -7, -7 तो यहाँ पे आ गया जी -7। इसी तरह और यहाँ पर -1 जीरो पुट आ जाएगी। करेंगे तो 0, जीरो आ जाएगी 0 पे सर 1, एक्सक्यूज मी 1 सर। पे 2, 2 सर। पे 0 9, पे 2 एक नहीं आएगा। 0 पे नहीं बच्चे, 0 पे 1 आएगा जी। अच्छा ठीक है सर ठीक सर लास्ट क्लास में आपने जीरो से वैल्यूज ली थी, तो ये जीरो से लेंगे या माइनस बेटा में ही लेनी है? डिपेंड्स ऑन द फंक्शन, डिपेंड्स ऑन द फंक्शन यार, ये तो बेसिक चीजें जो मेरे से पहले कर चुके हैं। 0 से तब लेनी थी अगर पावर होती है लेट्स से 3/2 1/2 रूट में रेशनल पावर होती, तो तब नेगेटिव वैल्यूज पे आंसर नहीं ना मिल रहा होता हमें, क्योंकि वो रूट में आ जाता है। अगर पावर होती 1/3, ठीक है, एक्स की पावर, ये एक्स की पावर क्या होती है 1/7 या 2/5, कुछ इस तरह की पावर हो, देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम जो टेबल फ्रॉम द 0 to 9। समझ रहे बात की? यस सर।
ये तो एक ये तो क्यूबिक फंक्शन है ना, कर्व है, हमें पता है क्यूबिक है। मिड से पहले सारे की सारी हमारा फोकस था ही इनके ऊपर के ग्राफ बनाने कैसे हैं, रैशनल के कैसे बनाने हैं, स्क्वायर रूट्स तो क्यूब रूट्स वगैरह अगर आ जाए तो उनके ग्राफ बनाने के लिए टेबल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट की जाती है। नॉर्मल ट्रेंड क्या है -4 से 4, लेकिन अगर इस तरह से पावर आ जाए 1/2 1/3 आ जाए या स्क्वायर रूट आ जाए आपके पास, तो उसमें क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आयोटा में चला जाता है, तो फिर हम नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। अगर रैशनल फंक्शंस हो तो अगर जो ओवर में जहाँ पे फंक्शन जीरो हो रहा हो, डिनोमिनेटर में जहाँ जीरो हो रहा हो, तो वो भी हम एक्स की वैल्यू उसमें कंसीडर नहीं करते। समझे बात? तो ये तो आप ग्राफ बनाने की टेक्निक्स है ना कि डिपेंड्स जोन के आपके पास ग्राफ आपने बनाना किसका है। तो यहाँ पे एफ एक्स क्यू प्लस वन एक सिंपल फंक्शन आया था क्यूबिक, तो वो तो -4 से 4 ही जाओगे। ठीक है जी। 4 का क्यूब क्या आ जाएगा जी? 64, 64 प्लस 1 65। जब टेबल बन गया तो टेबल बनाने के बाद क्या करेंगे, जिन लोगों को अभी भी इन चीज़ों में कंफ्यूजन है बेसिक चीज़ों में, तो अपनी रिकॉर्डिंग मैंने कहा था देखा करो, यूट्यूब के ऊपर सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है वहाँ पे। तो अब ये जब टेबल बन गया तो अब हम क्या करेंगे कि इसी टेबल की बेसिस के ऊपर हम अपने पॉइंट्स को लोकेट कर लेंगे। ठीक है जी। सर क्वेश्चन है सर। जी बच्चे पूछो। सर वो जो बाय पार्ट्स वगैरह जिनमें इंटीग्रल में नीचे साइन और कॉस वगैरह भी निकल आते हैं, उनके ग्राफ किस तरह बनाएंगे सर? वो भी मैं बताए हुए हैं, लेकिन एक आधा ग्राफ बनवा दूंगा मैं आप लोगों को दोबारा नेक्स्ट क्लास में बनवा दूंगा एक ग्राफ। ठीक है। होते बनते वो भी ऐसे ही -4 से 4 पॉइंट्स ही लेने हैं, लेकिन सिर्फ सर सिर्फ लेकिन वो ये साइन और ख्याल कॉस रखना के होता ग्राफ होते हैं, तो सर उनके अंदर वो वेव वगैरह नहीं बन जाती पूरी एक? है डेफिनेटली एंगल नहीं वेव लेंगे बनेगी सर? बच्चे। सर एंगल नहीं क्या लेंगे कह रहे हो 30 बच्चे? 45 90? एंगल भी ले सकते हैं, वही मैं बताऊंगा ना, चलिए मैं आपको एक बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में ना, ट्रिग्नोमेट्रिक में ठीक है एंगल भी ले सकते हैं और ऐसे -4 से 4 पॉइंट्स भी ले सकते हैं। पॉइंट्स लेंगे तो आपका जो फंक्शन है वो कैलकुलेटर जो है वो रेडियंस में होना चाहिए, एंगल लोगे तो कैलकुलेटर डिग्री में होना चाहिए। लेकिन मैं कल आपको ये करवा दूंगा, एक पूरा ग्राफ में बनवा दूंगा नया ट्रिग्नोमेट्रिक का भी। ठीक है सर। फर्क कोई नहीं है, सेम ये टेबल बनाना होता है, सेम टेक्निक है, उसमें कर्व बनेगी। ठीक है। तो हमारे क्यूब में भी कर्व भी बनती है। ठीक है जी। ओके। सो ये टेबल आ गया, ये टेबल आ गया, तो टेबल बनाने के बाद आप सबको पता है कि हम क्या करते होते हैं कि हम जब ग्राफ पे जाएंगे तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। तो लाइक ये है जी, अभी इस समय मुझे ये नहीं पता इसका स्केल कहाँ से आना, लेकिन इसलिए मैं ऐसे रफली लाइन लगा रहा हूँ। ओके, ये है जी। तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 1 2 3 4 65 तक जाना तो मैं 10 का गैप ले लूंगा। 10 20 30 40 इसी तरह 50 एंड 60 और सो ऑन, और -10 -20 -30 -40 है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है जी। तो अब जस्ट क्या करो, लोकेट करो पॉइंट्स को। -4 पे -63 है, तो लेट्स से -4 पे -63 मैं एक एस्टिमेटेड लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक डाउनवर्ड नीचे एक पॉइंट आ जाएगा। -3 पे -26, तो यहाँ पे करके क्या होगा जी, हमारे पास ये -3 है और यहाँ पे करके होगा जी -26 होगा जी, और -2 पे क्या है -7, सो यहाँ पे आ जाएगा जी -7 का पॉइंट, एंड -1 पे 0, -1 पे ये नहीं 0 लोकेट कर दिया हमने, एंड 0 पे 1, तो वो यहाँ पे पॉइंट होगा। 1 पे 2 इस तरह से पॉइंट आ जाएगा, 1 पे 2 2 पे 9 इधर पॉइंट आ जाएगा। अब ये पॉइंट्स का आपको पता होना चाहिए। 3 पे 28 कुछ यहाँ पे करके होगा, लेट्स से ये 28 आ गया, एंड 4 पे हमें नेक्स्ट पॉइंट 65 मिलेगा जो कि यहाँ पे करके होगा। तो ये इन सब पॉइंट्स को मिला दोगे तो ये एक आपके पास ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ये क्यूबिक की कर्व आपके पास यहाँ पर
ड्रा होगी, ठीक है जी। ये ग्राफ आ गया इसका, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये ग्राफ क्यूब के बना है हमारे पास फंक्शन का इसका, और इसमें ये देखो अब के इनिशियल कंडीशन क्या थी। इनिशियल कंडीशन थी इसके अंदर हमारे पास 0 पे 1, y ऑफ 0 1 था। तो ये देखो टेबल जब हमने बनाया तो वहां पे भी x 0 पे y क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो उसको आपने इधर लोकेट भी कर देना है कि x 0 पे y 1, x 0 पे y 1। हाँ, ये वाला जो मैंने सर्कल किया है, ये हमारा पॉइंट था 0,1 जो कंडीशन में गिवन था। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ तक समझ आई बात की? जी सर आ गई। ओके क्यूबिक के फंक्शन जी का बच्चे। यही वाला कर्व होता, किसका? क्यूबिक फंक्शन का हाँ, क्यूबिक का यही होता है बच्चे, एक्स क्यूब का। ऐसा ही क्यूब फंक्शन का होता है। अच्छा, हाँ, जैसे एक्स क्यूब प्लस 5 क्यूब 4 आ जाए कांस्टेंट तो कुछ भी कर्व हो जाए। हमेशा ऐसी ही होती है। अच्छा, अगर फंक्शन हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक टाइप फंक्शन हो तो भी ऐसे ही होगा। ऐसी होती है क्यूब, सही होगा। लेकिन वो पॉइंट्स देख के डिसाइड होता है। वैसे एक्यूरेटली इसकी शेप कहीं ना कहीं टर्न ले जाती है, लेकिन सम हाउ यही होती है। तो वो डिपेंड्स ऑन योर पॉइंट्स कि आपके टेबल कैसा बन रहा है। ओके उस सर। टेबल की बेस पे जब पॉइंट लोकेट करोगे तो आगे पास सामने आपकी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है जी, ओके जी। तो ये तो हो गया हमारे पास जी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, ठीक है जी, एक प्रॉपर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम अपने आज के मेन टॉपिक पे जाते हैं, दैट वाज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, बोर्ड वगैरह प्रॉपर्ली शो हो रहा है ना? कोई ऐसा इशू तो नहीं ना आ रहा है इसमें? आज यस सर, आज मैंने सही हो डिवाइस रहा है, चेंज सही हो की है। सर, सही अच्छा हो रहा है। है, आज तो अच्छा वाला आ रहा है। ओके बच्चे, ओके। असल में मुझे भी सही तरह यूज नहीं करना आ रहा है, एक दो चीजें मुझे मिल नहीं रही इसमें, तो कोई बात नहीं आपकी सर जी, फर्स्ट क्लास है। मिल जाएंगे, बाद में मिल जाएंगे सर। ओके जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है कि इसमें क्या है जी कि हाँ, सिमिलरिटी के लिए मैं आपको क्या, जैसे आप लोगों के पास आपने डेरिवेटिव में किया था कि लाइक डेरिवेटिव में क्या था हमारे पास कि उसमें जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे तो आपने क्या यूज किया था वहां पे? प्रोडक्ट रूल यूज किया था। ठीक है, और प्रोडक्ट रूल क्या था हमारे पास कि अगर लेट से एक u फंक्शन है और एक v फंक्शन है, और इसके ऊपर एज अ होल डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, तो यू विल राइट इट एज u इनटू v डेरिवेटिव प्लस v v इंटू इनटू u u डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास चीज क्या थी कि जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में, तो आप डेरिवेटिव को अलग अलग नहीं कर सकते। प्लस माइनस में डेरिवेटिव अलग अलग हो सकता है। अगर डी बाई डी एक्स यू प्लस वी है तो यू कैन राइट इट एज डी बाई डी एक्स इंटू यू प्लस डी बाई डी एक्स इंटू वी। इवन कि आप माइनस के साथ भी ऐसा कर सकते थे। लेकिन इसमें सेम इंटीग्रेशन में भी यही फिलॉसफी है कि आपके पास जब इंटीग्रेशन अप्लाई हो दो डिफरेंट फंक्शन पे जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनके लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ये फॉर्मल नेम नहीं है इसका, लेकिन रफली स्पीकिंग आप रिलेट कर सकते हैं डिवाइड इसको कर लेते हैं ना प्रोडक्ट उसको रूल दो के पार्ट साथ। में। ठीक है, तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ रहे, प्रोडक्ट हो रहा हो दो फंक्शंस का, तो हम क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो इम्पोर्टेंट चीज है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शंस होते कौन कौन से हैं, जैसे जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है कि एक तो जी अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक। लोगों ने पढ़ा हुआ जी ट्रिग्नोमेट्रिक हाँ, फंक्शन। लॉग वाले हैं जी, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हैं, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल। ये मेन चार चीजें थी। एक और होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लेकिन वो हमने डिस्कस नहीं किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है जी, तो ये मेन चार होते हैं। तो अब इन्हीं की बेस पे हमें देखना है अब हम कि इनको हम कैसे देखेंगे कि अब ये फंक्शन है, यानी कि अब
ये फंक्शन अगर प्रोडक्ट में आ रहे हैं, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन आपको फाइंड करनी पड़ जाए एक्स के डॉट ई की पावर एक्स डी एक्स की, तो इसकी इंटीग्रेशन किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है? क्या रूल है कि अगर क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। एक्स स्क्वायर हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ई जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास। तो दो डिफरेंट फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड वी हैव टू फाइंड इट्स इंटीग्रेशन। तो उसके लिए जो रूल है वो अब समझ लें, वो इम्पोर्टेंट है। पहले मैं जस्ट लिख रहा हूँ आपके सामने, तो आई होप सो कि आपको समझ लग जाएगी। तो रूल क्या होता है पहले मैं जितना फॉर्म लिख रहा हूँ उसको फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर लेट से एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इंटीग्रेशन की अगर आपने अप्लाई करनी हो तो वो होती है इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट कैपिटल जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ प्राइम ऑफ एक्स, or you can also write it as integration capital g of x dot f prime of x dx। ये हमारे पास रूल है जी। कैपिटल जी सर मतलब मैं अभी एक्सप्लेन कर लूंगा बच्चे उसको भी कि अब ये चीज है इसमें, मैं ये समझना कि कैपिटल जी यहाँ पे क्या है, ये क्या रोल प्ले कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, कैपिटल जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या होगा कि डेट इज इक्वल टू एक्सक्यूज मी सर। इंटीग्रेशन ऑफ जी उमर जी ऑफ एक्स सर सर डी अस्सलाम एक्स। वालेकुम सर, अटेंडेंस हो गई है? अटेंडेंस मार्क कर दिया मैंने उमर। अच्छा सर, वो सर मैंने ना कहीं जाना है तो सर वो मैं क्लास लीव कर रहा हूँ। ठीक है। ओके बच्चे, ओके ओके ओके। ओके सर। अच्छा जी, अब हमारे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो कैपिटल जी ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है कि जो स्मॉल जी ऑफ एक्स होता है उसकी इंटीग्रेशन होती है। समझ रही बात की कि यानी कि अगर ये जी छोटा जो फंक्शन था इसके अंदर जो एग्जिस्ट कर रहा था, ये उसकी क्या प्रोवाइड करेगा आपको, इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेगा। यानी कैपिटल जी ऑफ एक्स से क्या मुराद है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल जी ऑफ एक्स। तो यानी कि अगर आप इसी फार्मूला को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला जो फार्मूला है इसको अगर हम दोबारा लिखना चाहें इस रिलेशन को यूज करके, तो यू कैन आल्सो राइट इट एज के अगर इंटीग्रेशन है लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट g of x dx that is equal to f of x as it is integration of g of x dx minus integration again integration g of x dx dot f prime of x dx। तो ये आपके पास प्रॉपर रूल है कि आप जिस तरह से मर्जी आप उसको लिख लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये हमारे पास रूल होता है जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। सर कि अगर किसी जी और जी फॉर्मूला से करना चाहे तो कर सकते हैं। और फार्मूला इसका है ही नहीं है, एक ही फार्मूला है, बस लिखने का तरीका चेंज है। हाँ एक वो यू लिखने का वी की तरीका फॉर्म में चेंज है होता है, सर, चलो मुझे याद है। एक यू वी की फॉर्म में लिखा होता है और एक एफ ओ जी की फॉर्म में लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके सर। जो से मर्जी लिख लो आप, ठीक है। तो अब कि इसमें क्या है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के दो फंक्शंस हैं। तो अब हमने पहले डिसाइड करना होता है कि एफ क्या होगा और जी क्या होगा। अगर मैं एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ना भी लिखूं तो सिंपल वर्डिंग में अगर मैं लिखना चाहूँ तो इंटीग्रेशन एफ कोमा जी डी एक्स इज इक्वल टू एफ डॉट इंटीग्रेशन जी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन अगेन इंटीग्रेशन जी dx एंड f प्राइम dx, ठीक है। मैंने f मैंने को थोड़ा सा थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया, जो x लिखा हुआ था वो मैंने यहाँ से खत्म कर दिया। ओके, तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये समझ लो। पहले इसको रीड कैसे करना है, जो सिंपल जो मैंने जिसको जैसे मैंने मेमोराइज किया हुआ है कि
इसको एफ ऑफ एक्स को आप लोगों ने शायद सुना भी हो कि एफ ऑफ एक्स को अमूमन ये कहा जाता है कि जो नॉर्मल है कि एफ ऑफ एक्स को रीड किया जाता है एज अ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और जी ऑफ एक्स को रीड करते हैं एज अ सेकंड फंक्शन, ठीक है जी। तो अगर इसी चीज को मैं यूज करूं तो आई कैन से दैट कि अगर इस रूल को पढ़ें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसको देखें इस जगह पे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एफ ऑफ एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डॉट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डॉट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो अब ये आपकी मर्जी है, इट डिपेंड्स ऑन यू। इसके अलावा एक और मेथड भी है जो मैंने यूट्यूब की वीडियो पे मैंने दूसरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ, जिस तरह मर्जी समझ लो, जैसे आप लोगों को कन्वीनियंट लगे। तो अब इसी चीज को, इसी रूल को यूज करते हुए मैं इस एग्जांपल की जो मैंने लिखी एक्स के डॉट ई एक्स, उसकी मैं इंटीग्रेशन फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि उसी को मैं अप्लाई करता हूँ। रूल क्या था जी, एग्जांपल क्या थी हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, ठीक है। अब पॉइंट ये है वेरी फर्स्ट स्टेप कि दो डिफरेंट फंक्शन है हमारे पास। जब दो फंक्शन है हमारे पास तो इन दोनों फंक्शंस की बेस पे हमने अब ये देखना होता है पहले कि इनमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, यानी कि इसमें से हमने एफ किसको डिसाइड करना है और जी किसको हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड करना होगा। तो एफ और जी की जो है डिसीजन वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैंने एक्स स्क्वायर खत्म कर दिया, अभी क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए मैंने 10 एक्स लिखा है, ठीक है। तो अब ये देखो कि एक्स डॉट ई एक्स है, तो एफ और जी कौन सा होगा इसमें से, कोई बताएगा एनीवन? एफ और जी क्या होगा इसमें से? सर एफ एक्स होगा। सर एफ एक्स एफ एक्स होगा होगा और रेस ई पर एक्स एक्स सर जी जी होगा। होगा। क्यों, वाई, रीजन क्या होती है इसकी? सर फर्स्ट क्योंकि दो वैल्यू एक्स फंक्शंस है। हैं ओके, सर, प्रोडक्ट में इसी तो ले को सकते हैं सर, डिवीजन रूल सर एक अगर वो इसी रूल को होता मैं था कम लीड्स, कर। सर एक्सपोनेंशियल हाँ लास्ट में आता है, सर ऐसे ही कुछ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अली अली जो बात की है इसको समझो कि हम रैंडमली नहीं चूज कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट में है ना ये फंक्शंस। तो आई कैन राइट इट एज के लाइक, इसको मैं इस तरह भी जो लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन e की पावर x डॉट x dx। तो फिर f और g किसको लोगे? तो हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जो होता है, जो f और g फिर होता फर्स्ट है, वाले को एक्स वो हम लेंगे इस और तरह नहीं सेकंड वाले को जी लेंगे। नहीं ना ऐसे नहीं, यही तो बात है, ऐसे नहीं। ये बेस पे ये बात कि जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम डिसाइड कर रहे होते हैं, इट नॉट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, ठीक है। पोजीशन लिख देता हूं कि पोजीशन डज नॉट प्ले द रोल टू डिसाइड एफ एंड जी, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। इंस्टेड will decide on the basis of on the type of function, type of function, ठीक है। टाइप से क्या मुराद है कि हमें ये देखना होता है कि क्या अलजेब्रिक कौन सा है, एक्सपोनेंशियल कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा है और लॉगरिथमिक कौन सा है। उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं, चाहे x डॉट ई एक्स लिखा हुआ है या ई एक्स डॉट एक्स लिखा हुआ है। इसकी बेस पे हम डायरेक्टली इसकी ये नहीं कहते अगर x पहले लिखा हुआ एक्स एफ होगा, ई एक्स बाद में लिखा हुआ जी होगा, ऐसा नहीं होता। उसके रूल होता है प्रॉपरली, जैसे अभी वो अली बता रहा था कि रूल क्या है, उस रूल को देख लो
कि रूल ये होता है हमारे पास कि LIATE, इसको ये बेसिकली L for logarithmic function, I for inverse trigonometric function, A for algebraic function, T for trigonometric function and E for exponential function। तो इस जो ये जो एक आपके सामने मैंने एक वर्ड लिखा है, ये जो बेसिकली एक्रोनिम्स के ऊपर बेस कर रहा है, हर एक का फर्स्ट लेटर है, इस ऑर्डर को आपने ज़हन में रखना है कि अगर दो फंक्शन है, जैसे यहाँ पे क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो हमने इसको देखना है कि इसमें इस जो वर्ड लिखा है मैंने, लिएट या जो भी पढ़ लो इसको आप, इस लिएट में जो है कौन सा फंक्शन पहले आ रहा है, जो इसमें पहले आ रहा होगा उसको आप एफ लोगे, जो इसमें बाद में आ रहा है उसको आप क्या लोगे, जी लोगे। तो अब वो देखो, अगर आप, तो हमारे पास अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक यहाँ पे क्या पे है, थर्ड पोजीशन पे है अलजेब्रिक, और दूसरा कौन सा है, एक्सपोनेंशियल, ये है, ठीक है, ये थर्ड पोजीशन पे है और एक्सपोनेंशियल फिफ्थ पोजीशन पे है। तो जो इसमें पहले आ रहा है, अलजेब्रिक पहले आ रहा है, तो इट मीन टू से कि अलजेब्रिक को आप क्या डिसाइड करोगे, एफ ऑफ एक्स डिसाइड करोगे, दैट इज इक्वल टू एक्स, और जी कौन सा डिसाइड होगा, अब ई की पावर एक्स डिसाइड होगा। समझ रहे हो बात को, कि इसको देखना आपने, इस ऑर्डर को देखना है, उधर जो मर्जी पोजीशन हो आपने इस ऑर्डर को देखना है, इसमें जो पहले आ रहा है वो एफ है और बाद में आएगा वो जी है। तो इधर से आपको इसको देख के एक बात और आप अंडरस्टूड कर सकते हो कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे वो हमेशा क्या होंगे, एफ ऑफ एक्स होंगे, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे वो हमेशा क्या होंगे, जी ऑफ एक्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इस ऑर्डर में एक्सपोनेंशियल हमेशा एंड पे आ रहा होगा, तो जब इसको आप तरतीब दोगे तो वो हमेशा एंड पे क्या आना है, जी ऑफ एक्स ही आएगा, और इनके एक्सपोनेंशियल ही आएगा, और जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो हमेशा क्या आएगा, पहले ही आएगा। समझ रहे हो बात, और बाकियों में आपको डिसाइड करना पड़ेगा इसी ऑर्डर की बेस पे, ठीक है, समझ आई बात की, ओके। यस सर। अब इसी एक चीज की, इस रूल की बेस पे जब हमने एफ और जी डिसाइड कर ली, अब अपना वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला रूल अप्लाई कर दो इसके ऊपर। रूल क्या था, मैं रूल दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, कि हमारे पास रूल था कि अगर एफ और जी की आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, तो यू विल राइट इट एज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन, इंटीग्रल साइन, एंड जी डॉट डी एक्स एज इट इज डॉट एफ प्राइम, ठीक हो गया, एन डी एक्स। तो अब हम रूल अप्लाई करते हैं, एफ क्या था हमारे पास, एक्स, और जी क्या था, e की पावर एक्स डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, एफ की जगह पे फंक्शन एज इट इज आ जाएगा एफ, तो एक्स एज इट इज आ गया, डॉट इंटीग्रेशन साइन, जी क्या था, e की पावर एक्स डी एक्स, माइनस इंटीग्रल साइन e की पावर एक्स डी एक्स डॉट एफ प्राइम क्या आएगा, चलो अभी चलिए एक स्टेप एक्स, हाँ, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स आ जाएगा, एंड ये डी एक्स एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस इंटीग्रल साइन के साथ इसका जो इंटीग्रल का डी एक्स है वो ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और इस वाले इंटीग्रल का जो लिखूंगा, इंटीग्रल के साथ डी एक्स लाजमी आता है, तो इस इंटीग्रल का डी एक्स ये है हमारे पास, ठीक है जी, ओके। अब इसको सिंपलीफाई करो, सॉल्व करो, एक्स एज इट इज, ए की पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, हमेशा ए की पावर एक्स ही होती है जी, ठीक है, माइनस इंटीग्रल साइन, और इधर फिर क्या आ गया, ए की पावर एक्स की इंटीग्रेशन। अगर हम इस पोर्शन को सॉल्व करें, ये ब्लू वाले हिस्से को, तो हमारे पास ए की पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ गई, दोबारा से ए की पावर एक्स, यानी कि इन अदर वर्ड्स जो यहाँ पे आता है वही इस जगह पे आप दोबारा लिख देते हो, ओके। तो डॉट एक्स की डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 नहीं आ जाएगा, और साथ क्या आ गया, डी एक्स एज इट इज आ गया। अब इसको एक स्टेप इसका बोर होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन अभी स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, उसको भी सिंपलीफाई करना है, तो एक्स डॉट ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स, एक्स डॉट
EX माइनस EX ही आएगा। ठीक है जी। जी सर ठीक है। तो अच्छा इसमें सर ये यहाँ पे आपके पास वैल्यू ये आ गई है। सॉल्व हो गया। अच्छा इसके अंदर अब कॉमन वगैरह निकालना, तो अगर हम ना भी निकाले तो कोई मसला तो नहीं होता? कोई मसला नहीं, क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। कॉमन निकालना चाहो तो e की पावर x कॉमन ले लो, x माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज ऊपर वाला भी ठीक है। तो x डॉट EX dx की ये हमारे पास जहाँ पे जी इंटीग्रेशन आ गई। समझे बात? जी सर। जी तो सर कोई समझ भी गए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होगा कि जब भी वो प्रोडक्ट में आ जाए दो डिफरेंट फंक्शन, तो वहां पे हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को ही अप्लाई किया जाता है। ठीक है। सर अब इस एग्जांपल को एक दफा करवाते हैं। हाँ अभी करते हैं बच्चे, अभी एक से अलावा अच्छा और एग्जांपल मैं इसका करवाता भी हूँ। ग्राफ बनेगा? नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ग्राफ नहीं। शुक्र है, ठीक है सर जल्दी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक टेक्निक है। जैसे मैंने कहा 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला करवाए थे, ये टेक्निक्स है इंटीग्रेशन इवेल्युएट करने की। तो इन टेक्निक्स में कोई आपको ऐसा ग्राफ ड्रा नहीं किया जाता। ओके सर वो जी। आप हटा जब ये दिए 2 इम्पोर्टेंट। वो तो करवा दिया हुआ मैंने। सर बस यहीं पे रोके 2 मिनट। सर 2 मिनट रोके तो सही। कहाँ पे बेटे बताओ? ऊपर टॉप पे। अभी मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एग्जांपल्स करवानी है और ओके। डन हो गया सर, ठीक है। ओके जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, यहाँ पे कि अगर उसी एग्जांपल को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूँ एग्जांपल नंबर 2 में, कि अगर जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि x स्क्वायर डॉट e की पावर x dx। अब ये देखो इसमें f तो ये डिसाइड होगा, क्योंकि अगर उस रूल को देखें तो ये f हो गया और ये क्या हो गया g, क्योंकि रूल क्या था हमारे पास जी, LIATE D8। ठीक है जी। तो हम जब रूल अप्लाई करेंगे, सॉल्व करोगे, तो रूल क्या था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x डॉट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये रूल था, रूल अप्लाई कर दिया हमने। तो लेकिन ये देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या आ गई, e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x डॉट, यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। अब डिफरेंस देखना कहाँ पे आएगा कि x स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास x स्क्वायर e की पावर x माइनस e, इसको अगर मैं सिंपलीफाई करके लिखूं तो आई कैन राइट इट एज 2 बाहर लिख लेते हैं और e की पावर x डॉट x dx। देख रहे हो बात कि हमने वो इस पे फिर लग जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें, हाँ अब ये देखो कि जब हमने एक्स स्क्वायर यूज किया तो हमने जब सिंपलीफाई किया तो स्टिल हमारे पास अभी भी दो डिफरेंट फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं विद इन द इंटीग्रेशन साइन। तो इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए हमें दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब जब इसको दोबारा से सॉल्व करोगे तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि अच्छा सर ये जो दूसरा आपने अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बीच में आ जाता है, इसकी वैल्यू अगर हम चाहें तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं? वो इस वक्त तो कर सकते हो ना, क्योंकि अभी तो प्रीवियसली हमने सॉल्व किया है ना रिसेंटली। नहीं अदरवाइज वैसे बता रहा हूँ। आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक जैसे है। अगर हम पेपर कर रहे हैं, हमें एक फंक्शन की वैल्यू याद है, हमें पास ये ex डॉट नहीं, x आ जाता है, सॉल्व करना इसकी वैल्यू पड़ेगा, अपडेट कर सकते हैं? सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 एज इट इज। अब इधर आप करली ब्रैकेट्स लगा लें और अंदर वाले पूरे पोर्शन को दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। अब जाके इंटीग्रेशन आपकी खत्म होगी, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2
और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज भी करने, क्योंकि -2 जो है अब ये पूरे की पूरी अंदर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका ख्याल रखना। तो x e की पावर x एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन साइन e की पावर x डॉट 1 dx। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट थी यहाँ पे, तो x स्क्वायर e की पावर x -2 x e की पावर x माइनस e की पावर x कर्ली ब्रैकेट, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर e की पावर x -2 x e की पावर x माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर x। ठीक है जी, ये आपके पास इसका अब आंसर आ जाएगा। अब इस एग्जांपल को करने का मकसद क्या है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक ही क्वेश्चन में मोर देन वन टाइम अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि हमने ये टारगेट हमारा क्या होता है, जस्ट लाइक डेरिवेटिव, कि आपने अपने क्वेश्चन के अंदर से इंटीग्रेशन के साइन को एलिमिनेट करना है। तो जब तक इंटीग्रेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको ऑल पॉसिबल रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस तरह का इंटीग्रेशन साइन है, किस तरह का फंक्शन और कौन सा रूल आपने अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन मैक्सिमम है पेपर में कितना आ सकता है सर मैक्सिमम? बच्चा? ये किसी भी तरह से आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, हमने प्रीवियस टाइम दिया था तो उसमें एक क्वेश्चन के अंदर 3 दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मार हुई थी। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि अगर लॉन्ग में देंगे तो डेफिनेटली कि एटलीस्ट 2 से 3 टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक ही क्वेश्चन में अप्लाई जरूर हो रही होगी। ठीक है, ठीक है सर। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एग्जांपल करते हैं कि इसमें क्या है कि अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 करें, एग्जांपल नंबर 3, तो एग्जांपल है कि इंटीग्रेशन साइन है x डॉट cos ऑफ x dx। ठीक है, अब इसमें ये बताओ f क्या होगा और g क्या होगा? रूल क्या था? सर LIAT सर x f होगा और f होगा और cos x g होगा। क्योंकि a अलजेब्रिक फंक्शन था, t ट्रिग्नोमेट्रिक फिर बाद में आ रहा है, तो फिर हम g को क्या ले लेंगे, cos x, और f क्या आ गया, x आ गया। तो रूल, अब हम सोल्यूशन में जाएंगे जब, तो रूल क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि f एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ cos x सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल साइन, अगेन इंटीग्रल साइन cos x dx, यानी कि जो चीज आप यहाँ पे लिखते हो ना वो दोबारा रिपीट होती है, डॉट t बाय वो डबल dx। वही चीज डबल इंटीग्रल के साथ रिपीट होगी। हाँ, तो ये देखो ना, ये इंटीग्रल साइन जो था ना ये इसके साथ है, इस dx ये होल के ऊपर इंटीग्रल है, और ये जो आपने दिया है वो दोबारा लिख रहे हो ना आप, तो x आ गया। अब cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, याद है किसी को? सर माइनस साइन, सर प्लस साइन, सॉरी सर साइन साइन। एक्स। ठीक है, और माइनस, फिर यहाँ पे भी साइन आ जाएगा, वहां पे साइन फाइन का आ चुके हैं, डॉट 1 आएगा। ठीक है जी, तो x साइन x प्लस cos x और माइनस साइन की कंडीशन क्या होती है जी, cos माइनस cos x हो जाएगा तो माइनस प्लस हो cos जाएगा। होती है सर। साइन की, हाँ साइन की माइनस को होती है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर cos x, और एंड पे साथ क्या आ जाएगा, इधर इक्वल साइन तो चल ही रहा था हमारे पास, और इधर आ गया साथ प्लस c आ जाएगा। प्लस c। तो ये सॉल्व हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, समझ रहे बात? x sin x प्लस cos x प्लस c, इसके क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन बाय जी पार्ट से सर हो इसका हमारे समझ पास गए। आंसर आ जाएगा। अब सर वो वैसा तो करना है जैसा सर बस हाँ, ये इधर से ही तो सर, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल होता है जिधर से पता लगवाना है कि कौन सा फंक्शन पहले आएगा, f आएगा या g, बस बाकी तो आसान है। हाँ, तो हाँ, बाकी रूल अगर फार्मूला याद होगा तो वो आप इजीली कर लोगे, कि वो अभी ये लिएट पता हो, LIATE लिएट पता हो, और आपके पास वो जो फार्मूला है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इनके दोबारा मैं लिख रहा हूँ, f एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ g f x, तो x रहने देते हैं, लंबा हो जाता है फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ g dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन इंटीग्रेशन g dx डॉट f प्राइम dx। ये याद करना पड़ेगा, ये एक चीज याद करनी पड़ेगी। और दूसरे नंबर पे
ये LIATE। तो देन आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, एक और एग्जांपल है, वो भी इंटरेस्टिंग है, उसमें हम उसको कंबाइन करेंगे, क्या कहते हैं, हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी है। ओके, उसी को करते हैं। सर मैं कह रहा था कि जिस टाइप के पेपर में आएंगे ना सर उस टाइप के करवाएं, क्योंकि पेपर में आपने इतने आसान तो देने नहीं। पेपर में बीसी टाइप के आएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हुई है ना, वो करो। प्रैक्टिस प्रॉब्लम देता नहीं हर कहाँ फाइल दिए के हैं सर? एंड पे, हर फाइल के एंड पे जितने भी लेक्चर वो होते वाली हैं जो फाइल्स यूट्यूब जो के है पोर्टल पे भी हैं, उन सब के एंड पे, हर एक के एंड पे ये जो मैं करवा रहा हूँ ये उसमें अंदर पड़ा हुआ ऑलरेडी, ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। ये हमारे सर पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ये हाँ ये वाली करते हैं, ये अच्छी है, e की पावर x डॉट cos ऑफ x। अब इसको देखो, ये इम्पोर्टेंट है ना, इसको समझ लेना। ये इस तरह के, इसमें आई थिंक 2 दफा होगी शायद, लेट्स सी, चेक करते हैं। अब इसमें बताओ f क्या होगा और g क्या होगा, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ना, व्हाट इज F f सर और होगा cos cos x। x, cos x F और EX सर G होगा। क्योंकि ली 8 में e एंड पे है तो इट मीन से वो g ही आएगा। ओके, अब हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। फर्स्ट फंक्शन, चलिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ। फर्स्ट f एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ g dx माइनस g dx एंड f प्राइम dx। ठीक है जी, ये फार्मूला था। f क्या था हमारे पास, cos x इंटीग्रेशन, g क्या था, ex dx। ठीक है जी, माइनस इंटीग्रेशन g dx, g क्या जी, e, तो e x dx माइनस f प्राइम है, यानी कि डेरिवेटिव है सर ये किसका, cos को f। बाहर क्यों लिखा? हाँ जी, सर cos को बाहर क्यों लिखा है? फार्मूले में वायर होता है, फंक्शन f एज इट इज नहीं, ओ जी सर, ठीक है सर, f ठीक है, ठीक है, f ठीक एज है, इट इज आएगा ना। ठीक है सर। तो ओके डी, f एज इट इज cos x, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होती है, माइनस इंटीग्रल साइन e की पावर x, cos x की इंटीग्रेशन क्या आएगी थी, तो cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन माइनस साइन हाँ x। माइनस साइन आएगा। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो वो माइनस साइन यहाँ पे क्या कर देगा, प्लस कर देगा dx। ठीक है, अब ये देखो कि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया, लेकिन उसके बावजूद स्टिल दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट यहाँ पर मेंटेन है। ठीक है, जी तो सर। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं फिर। cos x ex प्लस, अब इसमें f का क्या होगा इस वाले में, इसमें फिर देख लेते हैं f क्या है इसमें, sin x sin x, और g क्या है इसमें, अगेन e की EX। पावर x ही है। तो वो फार्मूला दोबारा अप्लाई करते हैं, यही वाले जो हमने ऊपर जेनेरिक फॉर्म लिखी थी, उसी फार्मूले को अब दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। प्लस साइन f क्या है यहाँ पे, sin x, तो sin x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, e की पावर x ही आएगी, फार्मूले का माइनस साइन इंटीग्रेशन e की पावर x, और साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस cos, ओ सॉरी cos आएगा, cos cos x है, cos cos x। cos cos x। x आएगा। समझ रही बात की, अब मैंने डायरेक्ट जी किया सर। है, वो ये कहाँ चला गया, अच्छा ये भी सिस्टम है। ओके, सर ये देखो अब ये आ गया, ये मैंने डायरेक्ट किया, ये स्टेप समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, रूल अप्लाई आ रहा किया है सर। लेकिन इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट लिख दिए इसके अंदर अब। ठीक है, ओके, अब ये देखो कि जब हमने दूसरी दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई की, तो दोबारा से फिर क्या आ गया हमारे पास, क्वेश्चन दोबारा बन गया। समझ रहे बात, जी सर। तो ये ट्रिकी चीज होती है कि अगर क्वेश्चन दोबारा बन जाए, इट मीन टू से
इसके ऊपर आप जितनी दफा मर्जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते जाओ, ये क्वेश्चन स्टॉप नहीं होने वाला। एक दफा EX कोस बन जाएगा, एक दफा EX साइन कोस में ये रेपिटेशन चलती ही रहेगी। तो इस तरह की सिचुएशन को कैसे डील किया जाता है? तो उसके लिए ये किया जाता है कि आप इसको क्वेश्चन को सपोज कर लो कि दैट इज इक्वल टू I, ठीक है जी। जी सर। तो जब इसको I सपोज करोगे तो इसके लेफ्ट साइड पे क्या था बेसिकली, जिसकी आपने इंटीजर फाइंड की थी, लेफ्ट पे यही था ना, यहाँ पे e की पावर x cos x dx। तो ये किसके इक्वल, I के इक्वल था। तो यहाँ पे I के इक्वल चलता गया और राइट साइड पे भी एक क्या बन गया हमारे पास, I फॉर्म हो गया। ऐसे ही है ना, यहाँ पे भी क्या बन गया, I फॉर्म हो गया। e की पावर x cos x dx किसके इक्वल था, I के इक्वल था। तो अब हमें क्योंकि इंटीजर का साइन खत्म करना, तो ये माइनस I इधर आ क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे आके प्लस I हो जाएगा। तो I प्लस I हो जाएगा, दैट इज 2i हो इक्वल टू, जाएगा। हाँ। तो इसको हम क्या लिख देंगे, मैं अरेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पे कि दैट विल बिकम 2i इज इक्वल टू cos x ex प्लस sin x ex। तो I हमें I की चाहिए था, हमें I की इंटीग्रेशन हमें चाहिए थी, तो हम 2 को इधर आके डिवाइड करवा देंगे। तो e की पावर x है कॉमन ले लो, तो दैट विल बिकम sin x प्लस cos x। so we can also write it as I is equal to e की पावर x over 2 into sin x प्लस cos x। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात? सर अगर यहाँ तक ही कर दे 2i is equals to cos, तो यहाँ तक भी ठीक है वैसे। नहीं, 2i नहीं होना चाहिए, I 2 उस तरफ आना चाहिए, सिर्फ I के आंसर आना चाहिए, फिर ठीक है। लास्ट ठीक 2 है सर। स्टेप्स तक इनफ है, लेकिन 2i नहीं रहना चाहिए, I इक्वल आना चाहिए जरूर। समझे बात? यस सर। ओके, ये था हमारी सारी फिलॉसफी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। कि सर इस इसमें तो चीज को 3 आपने दफा लग रही, समझना। 3 दफा नहीं लग रही इसमें इंटीग्रेशन। 2 दफा लगी है, 2 दफा, एक ब्लू में और एक सर तो ग्रीन एक में, दफा 2 हमने दफा की लगी है, है। एक दफा हमने 2 किया है दफा ही खुद। हमने अप्लाई की है, 2 दफा ही हमने अप्लाई की है, और थर्ड सर टाइम पे तीसरी हम मूव दफा, नहीं किए। हमने सर वो आई तीसरी के दफा लेट कर उसको लिया उसको। सजेस्ट कर लिया था। हाँ, उसको हमने आई वो तो आई के हमने इक्वल किया है, लेट लेकिन कर लग लिया। तो 3 दफा रही है ना। वो तो इस तरह तो 4 दफा हो रही है, क्योंकि एक फार्मूले के अंदर 2 दफा इंटीग्रेशन अप्लाई होती है। सही हो गया। जो एक्सपैंड हमने किया है वो 2 दफे किया ना। ये देखो, एक दफा हमने यहाँ पे एफ और जी सपोज किया था ना, जी। और एक दफा इधर हमने एफ और जी सपोज किया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो जस्ट 2 टाइम अप्लाई हुई है। समझे बात? ओके जी सर। ओके, तो ये हमारे पास आ गया जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की सारी कहानी हमारी पूरी होगी। अब आपने इसके लेक्चर नोट्स देख लेने हैं। अभी असल में मेरी जो डिस डिवाइस पे, हाँ ठीक है, दूसरे पे मैं ओपन कर लेता हूँ, तो वहां से आपको मैं ना वो स्क्रीन शेयर करके दिखा भी देता हूँ, फिर मैं इसको इस्तेमाल करना भी थोड़ा सा सीख लूंगा। ओके, अब ये है, तो आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लेनी है। उसमें है आपके पोर्टल पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के नाम से फाइल है, उसको आपने सॉल्व करना है। अभी तक मुझे आपकी क्लास में प्रीवियस जो लेक्चर हैं हमारे, आपकी क्लास में जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम मुझे आप लोगों ने भेजे भी कोई नहीं है। तो हाँ भेजने सर आपको। सर वो भेजने नहीं थे वो, मैं, सर आपने कहा था कि मुझे इधर दिखाने हैं सिर्फ। हाँ मैं जी सर, अभी आपने यही कहा था। उसका भी मैं सोल्यूशन दे बताता हूँ आप लोगों को अभी, कि उसका भी एक हल निकालते हैं, ताकि ना हम इन चीज़ों को ना, ताकि मैं ना चेक कर सका करूँ। तो एक सेकंड में अगर दूसरे डिवाइस पे असाइनमेंट है तो आप दे क्लास दें। में पूछ लिया करें सर प्रैक्टिस क्वेश्चन। 1 मिनट में